भारत माता की जय। प्रीवियस क्लास में हम लोग प्रोनाउन का चौथा प्रकार पढ़े थे, जिसका नाम था पॉजेसिव प्रोनाउन। आज की क्लास में हम लोग प्रोनाउन का पांचवा प्रकार पढ़ेंगे, जिसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। तो चलिए देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन क्या है। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब कि जो प्रोनाउन किसी नाउन तथा प्रोनाउन के बाद आकर उसकी व्याख्या करता है, उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। मतलब कि जो प्रोनाउन कोई नाउन या प्रोनाउन हो और उसके बाद आकर अपने से पहले वाले नाउन या प्रोनाउन की कोई व्याख्या करता हो, उस प्रोनाउन को रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हु मीन्स जो, हुम जिसे जिसको, हुज जिसका जिसकी, विच मीन्स जो, दैट जो, एज जो, व्हाट मीन्स जो, बट मीन्स मत जो या जो नहीं। अब हम लोग एक एक करके सबका प्रयोग सीखेंगे कि हु का प्रयोग कैसे होता है, किस परिस्थिति में, हुम का प्रयोग कैसे, हुज का प्रयोग कैसे, विच का प्रयोग, दैट का, एज का, व्हाट का, बट का। अब हम लोग एक एक करके सबका प्रयोग सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए हु के प्रयोग से सीखते हैं कि हु का प्रयोग केवल मनुष्य के लिए होता है, मतलब कि जानवर के लिए नहीं, निर्जीव पदार्थों के लिए नहीं। हु का प्रयोग सिर्फ मनुष्य के लिए होता है। जैसे द स्टूडेंट्स हु आर हियर आर रेगुलर, मतलब कि जो छात्र यहाँ है वे नियमित है। तो यहाँ देखिए हुआ क्या ना रिलेटिव प्रोनाउन, यही तो है रिलेटिव प्रोनाउन। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, जो छात्र यहाँ है वे नियमित है। तो देखिए हु रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन की परिभाषा क्या पढ़े, रिलेटिव प्रोनाउन की परिभाषा यही ना पढ़े कि जो प्रोनाउन अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन की व्याख्या करता हो, उसे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। देखिए यह हु है रिलेटिव प्रोनाउन, और इसके पहले क्या आया है, स्टूडेंट्स, यह नाउन है। तो नाउन की व्याख्या किया ना यह कि जो छात्र यहाँ है वे नियमित है, तो ये हु हो जाएगा हम लोग का रिलेटिव प्रोनाउन। अब चलिए हु का प्रयोग तो सीख लिए, याद कीजिए हु का प्रयोग आप लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी सीखे थे, हु का प्रयोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी सीखे थे। चलिए रिलेटिव प्रोनाउन भी सीख लिए। क्या गलती, अब हम लोग हु का प्रयोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी देखे थे और रिलेटिव प्रोनाउन में देख लिए। अब चलिए अब कुछ नोट है, तो जल्दी से नोट देखते हैं। क्या नोट क्या है कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है उसे एंटीसीडेंट कहते हैं, और वाक्य में वर्ब का प्रयोग एंटीसीडेंट के नंबर और पर्सन के अनुसार होता है। मतलब कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले तो कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा, यह तय है, और जो नाउन या प्रोनाउन आता है ना उसका नाम है एंटीसीडेंट। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है उसका नाम है एंटीसीडेंट, और उस वाक्य में वर्ब का प्रयोग उस एंटीसीडेंट के नंबर और पर्सन के अनुसार होता है। जैसे कि देखिए द स्टूडेंट्स, बताइए सिंगुलर है कि प्लूरल है, स्टूडेंट्स प्लूरल है क्योंकि एस लगा है, तो इसके बाद जो वर्ब लगेगा प्लूरल लगेगा। तो देखिए द स्टूडेंट्स हु रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब इसके बाद इज नहीं आर आया है, लेकिन यही स्टूडेंट्स नहीं स्टूडेंट होता तो यहाँ इज होता। समझ में आ गया ना, नोट यही है कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है उसे एंटीसीडेंट कहते हैं, और वाक्य में वर्ब का प्रयोग उस एंटीसीडेंट के नंबर और पर्सन के अनुसार ही होता है। तो देखिए यह हु रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसके पहले नाउन आया है जिसका नाम है स्टूडेंट्स है, ये कॉमन नाउन है, और ये प्लूरल है तो इसीलिए इसे प्लूरल वर्ब होगा। तो देखिए आर प्लूरल है ना, आर प्लूरल है ना, अगर स्टूडेंट्स नहीं स्टूडेंट रहता तो यहाँ इज लगता, ठीक है। तो स्पेस कम है, पहले आप लोग जल्दी से इतना लिख लीजिए फिर आगे बताते हैं। चलिए तो आप लोग अभी अभी रिलेटिव प्रोनाउन के हु का प्रयोग देखे हैं और उसके बाद नोट लिखे, तो एक नोट लिखे थे, अब चलिए दूसरा नोट लिख लीजिए। कि नोट दूसरा क्या है भाई, कि हिंदी में दोबारा वह या वे शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन अंग्रेजी में दोबारा उनके लिए ही, सी, इट या दे का प्रयोग नहीं होता। कहने का मतलब है कि ठीक है हिंदी में दोबारा आ सकता है कि यही वह लड़का है जो नियमित रूप से पढ़ने आता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हिंदी में जो शब्द प्रॉपर नाउन के बाद और कॉमन नाउन के पहले आता है, एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा। आई नो हिम हु इज योर फ्रेंड, मैं उसे जानता हूं जो तुम्हारा मित्र है। तो क्या लिखा हुआ है कि जो शब्द प्रॉपर नाउन के बाद आता है और कॉमन नाउन के पहले, देखिए जो है ना, और मित्र क्या है, कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन के पहले आ गए। उसी प्रकार इट इज यू हु हैव बीटन हिम,
तुम ही ने उसे पीटा है। आप देखिए, इट इज यू हु हैव बीटन हिम, मतलब तुम ही ने उसे पीटा है। तो इसमें बार बार जो का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। अब हुम का प्रयोग देखिए, जिस, हुम का मतलब होता है जिसे या जिसको। यह हुम क्या है, हु का ऑब्जेक्टिव रूप है जिसका प्रयोग मनुष्य के लिए होता है। हुम हु का ऑब्जेक्टिव रूप है जिसका प्रयोग मनुष्य के लिए होता है। जैसे द बॉय हुम यू नो समटाइम्स कम्स हियर, मतलब कि जिस लड़के को तुम जानते हो वह कभी कभी यहाँ आता है। देखिए यहाँ हुम क्या है, ऑब्जेक्टिव रूप में है। द बॉय हुम यू नो, मतलब कि जिस लड़के को तुम जानते हो कभी कभी यहाँ आता है। तो आप लोग ऐसे कि जल्दी से हुम तक लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। तो चलिए अब हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन में हुज का प्रयोग सीखते हैं। हुज क्या है, तो हुज का हिंदी अर्थ होता है जिसका, जिसकी। यह हु का पॉजेसिव रूप है जिसका प्रयोग मनुष्य तथा जानवर के लिए होता है। यानी कि हुज, हु का पॉजेसिव केस है, पॉजेसिव रूप है जिसका प्रयोग मनुष्य तथा जानवर के लिए होता है। जैसे द बॉय हुज पेन यू हैव ब्रोकन इज वीपिंग, जिस लड़के की कलम तुमने तोड़ी है वह रो रहा है। तो देखिए हुज है ना, और ये लड़का क्या है, मनुष्य है। इसका प्रयोग जानवर के लिए भी हो सकता था, ठीक है। एक एग्जाम्पल काफी है। अब विच का प्रयोग सीखते हैं। तो विच का प्रयोग वस्तु तथा जानवर के लिए होता है, यानी कि विच का प्रयोग वस्तु के लिए भी होता है और जानवर के लिए भी होता है। जैसे द बुक्स विच यू हैव आर रेदर कॉस्टली, जो पुस्तकें तुम्हारे पास हैं वे कुछ महंगी है। तो पुस्तक क्या है, निर्जीव पदार्थ है। तो विच का प्रयोग सबके लिए होता है, वस्तु के लिए भी होता है और जानवर के लिए भी होता है। यहाँ पुस्तक क्या है, कोई वस्तु है। अब नोट देखते हैं। नोट क्या है भाई, यदि हिंदी वाक्य में एंटीसीडेंट लुप्त होता है, यानी कि लुप्त मतलब एंटीसीडेंट गायब हो, अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सिंगुलर के लिए वन और प्लूरल के लिए दोज का प्रयोग एंटीसीडेंट के रूप में किया जाता है। यानी कि मतलब हिंदी वाक्य में एंटीसीडेंट हो ही नहीं, एंटीसीडेंट नहीं हो, तो बस हम लोग इतना समझ लें कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। सिंगुलर रहेगा तो वन और प्लूरल रहेगा तो दोज। जैसे वन हु इज हियर इज वीपिंग, जो यहाँ है वो रो रहा है, यानी कि वो सिंगुलर है, एक वचन में है। अगर प्लूरल रहता ना तो यहाँ वन नहीं, यहाँ दोज लिख देते, ठीक है। अब दूसरा नोट, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है और प्रीपोजिशन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में रखा जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए रिलेटिव प्रोनाउन वाले सेंटेंस में प्रीपोजिशन को रखना है, ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन वाले सेंटेंस में प्रीपोजिशन को रिलेटिव प्रोनाउन के पहले रखते हैं और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन को हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं। किस केस में रखते हैं, प्रीपोजिशन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं। जैसे द बॉय विथ हुम, देखिए विथ क्या है, प्रीपोजिशन है, आगे पढ़ाऊंगा, यह पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही भाग है। प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, तो ये 8वां है। द बॉय विथ हुम, देखिए हु, ये वास्तव में हु था, क्या था, हु, लेकिन इससे पहले प्रीपोजिशन आ गया ना तो ये ऑब्जेक्टिव केस में आ गया। द बॉय विथ हुम यू रीड इज वेरी इंटेलिजेंट, जिस लड़के के साथ तुम पढ़ते हो वो बहुत तेज है। जल्दी से इतना लिख लीजिए, फिर आपको एक और एग्जांपल देते हैं, ठीक है। चलिए तब हम लोग जो नोट लिख रहे थे, नोट का दूसरा एग्जांपल क्या है, नोट था कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है और प्रीपोजिशन के बाद जो भी रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस में रहते हैं। तो उसका दूसरा एग्जांपल है द हाउस इन विच यू लिव इज वेरी ओल्ड, देखिए इन प्रीपोजिशन है और इसके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना वो ऑब्जेक्टिव केस में है, यानी कि वह घर या जिस घर में आप रहते हैं वो बहुत पुराना है। अब देखिए दैट का प्रयोग, दैट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका प्रयोग हु तथा विच दोनों के बदले होता है। मतलब कि दैट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका प्रयोग हु के बदले भी हो सकता है और विच के बदले भी हो सकता है। जैसे दिस इज द बॉय हु हैज ब्रोकन माई पेन, इस बात को ऐसे भी कर सकते हैं कि दिस इज द बॉय दैट हैज ब्रोकन माई पेन, यही लड़का है जिसने मेरी कलम तोड़ी है। तो हु भी सही है, दैट भी सही है, दोनों में से कोई एक ही लिखेंगे। हम आप लोगों को समझाने के लिए लिखे थे। दिस इज द बुक विच या दैट आई लाइक मोस्ट, यही पुस्तक है मुझे जो, यही पुस्तक है, यहाँ जो समझना है, जो यही पुस्तक है जो मुझे सबसे अधिक पसंद है। तो देखिए दिस इज द बुक विच आई लाइक मोस्ट भी कर सकते थे, दिस इज द बुक दैट आई लाइक मोस्ट भी कर सकते थे। यही पुस्तक है जो मुझे सबसे अधिक पसंद है। अब दैट के कुछ खास प्रयोग देखते हैं।
क्या है दैट का कुछ खास प्रयोग? तो पहला है, यदि एंटीसीडेंट के रूप में दो नाउन आते हैं जिनमें से एक के लिए हु और दूसरे के लिए विच का प्रयोग रिलेटिव पड़नाउन के रूप में करना पड़े, तो दोनों के लिए दैट का प्रयोग रिलेटिव पड़नाउन के रूप में किया जाता है, क्योंकि एक ही वाक्य में दो रिलेटिव पड़नाउन का प्रयोग अनुचित है। यानी कि अगर एक ही वाक्य में दो नाउन आ जाए, ठीक है, एक ही वाक्य में एंटीसीडेंट के रूप में दो नाउन आ जाए, तो दोनों के लिए हम लोग एक ही रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एक ही वाक्य में दो रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग अनुचित है। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द मैन एंड द एनिमल दैट वेयर हियर हैव गॉन। जो आदमी और जानवर यहाँ थे वे चले गए। देखिए, एक एंटीसीडेंट मैन हो गया और दूसरा एंटीसीडेंट एनिमल हो गया, लेकिन देखिए एक ही रिलेटिव प्रोनाउन है दोनों के लिए, मैन के लिए भी और एनिमल के लिए, और वो रिलेटिव प्रोनाउन है दैट। तो आप लोग जल्दी से लिख लीजिए, तब हम द का कुछ खास प्रयोग आगे बताते हैं। ये तो द का खास प्रयोग पहला था, ठीक है, जल्दी से इसको लिख लीजिए। चलिए अब दैट के कुछ खास प्रयोग में दूसरा प्रयोग देखते हैं। दूसरा प्रयोग क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का प्रयोग होता है। अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, प्रश्न सूचक वाक्य हो, और उसमें हमको रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है, तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। जैसे हु इज ही, देखिए हु इज ही मतलब वह कौन है, तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, तो इसमें दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। दैट विल हेल्प यू, वह कौन है जो तुम्हारी मदद करेगा। अब चलिए चौथा देखते हैं। चौथा क्या है? ऑर्डिनल नंबर तथा एडजेक्टिव के सुपरलेटिव रूप के बाद रिलेटिव प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का प्रयोग किया जाता है। अगर कहीं ऑर्डिनल नंबर हो, कोई एडजेक्टिव का सुपरलेटिव रूप हो, सुपरलेटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव है, मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, और ये सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है। जब डिग्री पढ़ाऊंगा तो ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल इतना समझिए कि जब ऑर्डिनल नंबर तथा एडजेक्टिव के सुपरलेटिव रूप के बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए, दिस इज द फर्स्ट, ये ऑर्डिनल नंबर है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सभी ऑर्डिनल नंबर है। लेटर दैट ही हैज सेंट, मतलब कि देखिए यह प्रथम पत्र है जो उसने भेजा है। तो देखिए ये क्या है? फर्स्ट है ना ऑर्डिनल नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। तो देखिए इसके लिए दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग है। उसी प्रकार देखिए, दिस इज द बेस्ट बुक, ये बेस्ट है ना, यही एडजेक्टिव का सुपरलेटिव रूप है। तो दिस इज द बेस्ट बुक दैट यू आर रीडिंग, यही सबसे अच्छी पुस्तक है जो आप पढ़ रहे हैं। आप देखिए चौथा प्रयोग क्या है? जिस नाउन का लिंग ज्ञात ना हो, कि स्त्रीलिंग हो कि पुल्लिंग हो, और जिस नाउन पर अधिक बॉल देना हो, मतलब उस पर बॉल देना हो, सेंटेंस को इम्फेटिक सेंटेंस बनाना हो, तो उस नाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई नाउन है, उसका लिंग नहीं ज्ञात है, कोई नाउन है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, और उस नाउन पर अधिक बल देना है, इम्फेटिक सेंटेंस बनाना है, तब नाउन के बाद जब रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो उसमें हम लोग दैट का ही प्रयोग करेंगे। जैसे द चाइल्ड, बच्चा, अब बच्चा कोई मेल है कि फीमेल है पता नहीं, इज हियर इज क्राइंग, जो बच्चा यहाँ है, जो शिशु यहाँ है वो चिल्ला रहा है। फिर दूसरा देखिए, दिस इज द बुक दैट आई वांट, यही किताब है, हम यहाँ नाउन पर बॉल दे रहे हैं, इसको एम्फेटिक सेंटेंस बना रहे हैं, यही किताब है जो मुझे चाहिए। जल्दी से इतना नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब दैट के कुछ खास प्रयोग में पांचवा प्रयोग देखते हैं। पांचवा प्रयोग क्या है? दैट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसके पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता, इसलिए दैट वाले क्लॉज के अंत में प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इस लाइन का मतलब है ना कि दैट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसके पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। अगर दैट वाले सेंटेंस में प्रीपोजिशन लगाना होगा तो प्रीपोजिशन को सेंटेंस के अंत में लिखना पड़ेगा। क्लॉज, क्लॉज उपवाक्य को अंग्रेजी में क्लॉज कहते हैं। क्लॉज भी एक प्रकार का छोटा सा वाक्य ही होता है। जैसे दिस इज द बुक, सॉरी दिस इज द स्कूल इन विच दे रीड, यहाँ देखिए दिस इज द स्कूल इन विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए दिस इज द स्कूल दैट दे रेड इन, यहाँ इन दैट नहीं कर सकते थे, इसीलिए अंत में लिखे हैं दैट दे रेड इन, यही विद्यालय है जिसमें वे लोग पढ़ते हैं। अब देखिए छठा और लास्ट, इसके बाद हम लोग एज का प्रयोग पढ़ेंगे। तो क्या है छठा?
all, any, both, many, only, anybody, anyone, anything, everybody, everyone, everything, nobody, no one, nothing, somebody, someone, something इत्यादि ऐसे वर्ड्स हैं जिसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सिर्फ दैट का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑल, देखिए यहाँ ऑल, यहाँ ऑल, तो ऑल आ गया, तब इसके बाद सिर्फ दैट रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आएगा। हु नहीं आएगा, हुम नहीं आएगा, हुज नहीं आएगा, विच नहीं आएगा, दैट। ऑल डेटेड हियर आर टू गो, सभी जो यहाँ है वे जाने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग एज का प्रयोग पढ़ेंगे। तो एज का प्रयोग कैसे है सुनिए। एज का प्रयोग कैसे है? सच, सच मतलब ऐसा, तथा द सेम मतलब वही, मतलब कि सच और द सेम के बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में एज का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज सच, देखिए सच आ गया ना, तब इसके बाद एज का प्रयोग होगा। ही इज सच ए स्टूडेंट एज ऑलवेज कम्स लेट, वह ऐसा छात्र है जो हमेशा देर से आता है। अब देखिए दिस इज द सेम, द सेम आ गया, अब इसके बाद एज का प्रयोग होगा। दिस इज द सेम बुक एज यू हैव, यह वही पुस्तक है जो तुम्हारे पास है। अब बट का प्रयोग क्या होता है? तब बट का हिंदी अर्थ होता है जो नहीं। बट निगेटिव रिलेटिव प्रोनाउन है, पहले तो यह जान लीजिए कि बट एक निगेटिव रिलेटिव प्रोनाउन है और इसलिए इसके पहले आने वाला एंटीसीडेंट भी निगेटिव होता है। अर्थात नो प्लस वन, नॉट एनी प्लस नाउन, नॉट एनी प्लस नाउन, नॉन या नो वन का प्रयोग बट के पहले एंटीसीडेंट के रूप में होता है। मतलब कि बट एक निगेटिव रिलेटिव प्रोनाउन है, इसलिए इसके पहले आने वाले जो एंटीसीडेंट रहेंगे ना, तो वो निगेटिव भी रहेंगे। और वो किस रूप में रहेंगे? नो प्लस नाउन के रूप में, नॉट एनी प्लस नाउन के रूप में, नॉन या नो वन का नो वन के रूप में। जैसे देयर इज नॉन, नॉन आ गया तो इसके बाद बट, देयर इज नॉन बट नॉज हिम, कोई नहीं है जो उसे नहीं जानता है, यानी कि उसे सब कोई जानते हैं। ही हैज नो पेन बट इज कॉस्टली, देखें नो, उसके पास कोई कलम नहीं है जो महंगी नहीं है। या ही हैज नो पेन को लिख सकते हैं, ही हैज नॉट एनी पेन बट इज कॉस्टली, उसके पास कोई कलम नहीं है जो महंगी नहीं है। तो जल्दी से इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वाट का प्रयोग सीखते हैं। तो पहले तो ये जानते हैं कि वाट का मतलब क्या होता है। तो वाट का मतलब होता है जो। वाट क्या है? वाट डबल रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका प्रयोग वस्तु तथा मनुष्य दोनों के लिए होता है और इसके पहले कोई एंटीसीडेंट नहीं होता। मतलब कि वाट एक ऐसा प्रयोग है जिसका प्रयोग वस्तु तथा मनुष्य दोनों के लिए होता है और इसके पहले कोई एंटीसीडेंट नहीं है। देखिए रीड, रीड क्या है? वर्ब है, यह कोई नाउन और प्रोनाउन नहीं है। एंटीसीडेंट के रूप में तो सिर्फ नाउन या प्रोनाउन आता है। तो रीड व्हाट यू लाइक या वांट, जो चाहे पढ़ो। ही विल डू व्हाट ही वांट्स या लाइक, वो जो चाहेगा वही करेगा। देखिए वाट रिलेटिव प्रोनाउन है लेकिन इसके पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन एंटीसीडेंट के रूप में नहीं आया। अगर यह ही आया है तो ये सब्जेक्ट के रूप में आया। अब है कि एडवर्बियल रिलेटिव प्रोनाउन। एडवर्बियल रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? तो सुनिए, जब व्हेन, वेयर तथा वाई का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है तब इन्हें एडवर्बियल रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जब व्हेन, वेयर तथा वाई का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है तब इन्हें एडवर्बियल प्रोनाउन कहा जाता है, क्योंकि ये एडवर्ब है। यह वास्तव में क्या है? एडवर्ब है। इनसे समय का बोध होता है। इनके पहले समय, स्थान तथा कारण सूचक नाउन का प्रयोग एंटीसीडेंट के रूप में होता है। ये वास्तव में व्हेन, वेयर और वाई एडवर्ब है। कोई ये जो है ना, इनसे समय का, व्हेन से समय, वेयर से स्थान तथा वाई से कारण का पता चलता है। इसीलिए कोई कारण सूचक नाउन को इनके पहले एंटीसीडेंट के रूप में होते हैं। जैसे दिस इज द टाइम व्हेन वी रीड, यही समय है जब हम लोग पढ़ते थे। देखिए व्हेन ये क्या है? एडवर्बियल रिलेटिव प्रोनाउन है। दिस इज द प्लेस वेयर दे ईट टू रीड, यही स्थान है जहाँ हम लोग पढ़ते थे। तो देखिए वेयर क्या है? एडवर्बियल रिलेटिव प्रोनाउन। वास्तव में यह है एडवर्ब लेकिन यह रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। अब देखिए दिस इज द रीजन व्हाई दे हैव नॉट कम, यही कारण है जिससे वे लोग आज नहीं आए हैं। तो देखिए व्हाई क्या है? एडवर्ब है लेकिन यहाँ प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हुआ है, इसीलिए कहलाएगा एडवर्बियल रिलेटिव प्रोनाउन। यही कारण है जिससे वे लोग आज नहीं आए। जल्दी से इतना नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं आप लोगों को। तो चलिए अब हम लोग कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ते हैं कि कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन क्या कहता है। देखिए कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? जब, हु, विच तथा
हु विच तथा वाट में एवर या सो एवर लगे रहते हैं तब उन्हें कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। यानी कि जब हु विच तथा वाट में एवर या सो एवर लग जाते हैं तो उन्हें हम लोग कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इनके पहले भी कोई एंटीसीडेंट नहीं होता, यानी कि कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन के पहले किसी एंटीसीडेंट का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हु एवर जो कोई, हु सो एवर जो कोई भी, हुम एवर जिस किसी को, हुम सो एवर जिस किसी को भी, हुज सो एवर, हुज एवर जिस किसी का, हुज सो एवर जिस किसी का भी, विच एवर जो कोई, विच सो एवर जो कोई भी, वाट एवर जो कुछ, वाट सो एवर जो कुछ भी। एग्जाम्पल, रीड केयरफुली वाट सो एवर यू रीड, जो कुछ भी पढ़ो ध्यान पूर्वक पढ़ो। तो यहाँ देखिए वाट है ना, वाट है, यहाँ देखिए वाट सो एवर, ये हम लोग का वाट सो एवर है, हम लोग का पूरा हो गया कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। और देखिए इसके पहले किसी एंटीसीडेंट का प्रयोग नहीं हुआ है। एंटीसीडेंट मतलब नाउन या प्रनाउन। देखिए इसके पहले कोई नाउन या प्रनाउन नहीं आया है। अब देखिए आई शैल हेल्प whomsoever comes, जो कोई भी आएगा मैं मदद करूंगा। तो देखिए whomsoever जो है ना कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन इसके पहले कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आया, यानी कि एंटीसीडेंट नहीं आया है। अब हम लोग पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब कि रिलेटिव प्रोनाउन का लोप कहाँ होता है। क्या कहीं ऐसा भी सेंटेंस लिखा जा सकता है जहां बिना रिलेटिव प्रोनाउन को सेंटेंस को रिलेटिव प्रोनाउन का अर्थ प्रदान हो जाए? हाँ, हो सकता है। जैसे जब रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में रहता है तब उसको लुप्त कर देते हैं, यानी कि जब रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में हो तो उसे लुप्त कर सकते हैं। जब रिलेटिव प्रोनाउन लुप्त हो जाता है तब उसे जीरो रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। और जब सेंटेंस से रिलेटिव प्रोनाउन को लुप्त कर देंगे तो उसको हम लोग जीरो रिलेटिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आए हुए प्रीपोजिशन को वाक्य के अंत में रखा जाता है, और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जिसको लुप्त करना है अगर उस सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन आता है तो उसे हम लोग वाक्य के अंत में रख देते हैं। जैसे दिस इज द बॉय हुम आई नो, देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है लेकिन हुम का ऑब्जेक्टिव केस है तो इसका लोप हो सकता है। तो देखिए दिस इज द बॉय, हुम को लोप कर दिए मतलब गायब कर दिए, आई नो यही लड़का है जिसे मैं जानता हूँ। तो जल्दी से लिख लीजिए, थोड़ा सा और है, इसके बाद हम लोग का रिलेटिव प्रोनाउन आज खत्म हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग का एक सुविचार है आज के लिए कि जीतोगे तुम भी अगर इरादा करो, अपने आप से अगर आज वादा करो, पत्थरों की तरह मजबूत बनो जिंदगी में, यकीन खुद पर औरों से भी ज्यादा करो। धन्यवाद, इतना लिख लीजिए। कल की क्लास में हम लोग प्रोनाउन का छठा प्रोनाउन पढ़ेंगे, ठीक है।